नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सकरवाल। बंगाल में तो चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम हाल ही कर लिया है। ये अलग बात है कि चुनाव परिणाम उसका क्या आता है, लेकिन जिस तरह से 91 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के जरिए अपनी वोट बिछाई है, निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के लिए घातक है। भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठिया बताते हुए नहीं घबराती और न ही उसको इस बात की शर्म आती है कि जिन्हें वो घुसपैठिया बता रही है, लोकसभा में वो मतदान कर चुके हैं, कई विधानसभा चुनाव में मतदान कर चुके हैं। अगर वो घुसपैठिया हैं तो क्या उनको अब उन देशों में भेजा जाएगा जहां कि वो घुसपैठिया ये सवाल न सिर्फ चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी अस्तित्व पर ये एक सवाल खड़ा होगा कि जिन्हें आप बार बार घुसपैठिया बताते हैं, चुनाव के बाद उनका जिक्र कोई नहीं करता है। दिल्ली का चुनाव जब हुआ था, आप सभी लोगों को भूलना नहीं चाहिए, उस बार भी घुसपैठियों के नाम पर किस प्रकार से चुनाव आयोग ने दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के वोट किस तरह से काटे, चाहे वो बिहार के लोग हों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, रोज़ कमाने खाने वाले हों, जो कि वर्षों से दिल्ली को जिन्होंने बनाया संवारा और आज वो घुसपैठिया करार दे दी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कई चुनावों से लगातार मतदान करते हुए लोग अब एक झटके में घुसपैठिया हो गए। निश्चित तौर पर मेरा भी ये मानना है कि मतदाता सूची साफ सुथरी होना चाहिए। इसमें भारत के ही लोगों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस दशा से क्या घुसपैठिया बता के भारतीय जनता पार्टी उन मतदाताओं का अपमान नहीं कर रही है जिन मतदाताओं के सहारे उसने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने सफलता अर्जित की। अन्य राज्यों में भी जहां वो घुसपैठ का जिक्र करते हैं और उन घुसपैठ के बल पर मतदाताओं को हटाते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो क्या उनकी सरकार घुसपैठियों के बल पर ही बनी थी? अगर ये घुसपैठ वास्तव में हो रही है तो यहाँ एक सवाल खुद सरकार के इकबाल पर होता है कि आखिर वो घुसपैठ हो कैसे रही है, जबकि आप जो इस समय प्रभारी एक तरह से अमित शाह हैं, जो देश के गृह मंत्री भी हैं, क्या उनके ऊपर ये सवाल नहीं है, उनके मंत्रालय पर ये सवाल नहीं है कि आखिर उनकी फौज सीमाओं पर रहने के बावजूद भी बाहरी देशों के लोग किस तरह से भारत में घुसते चले आ रहे। कल एक और समाचार जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि नोटों वाले जज, जी हाँ, आप समझ गए होंगे, जिनके बंगले में आग लगने से नोटों की गड्डियाँ मिली थी, यशवंत वर्मा ने कल यकायक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का क्या कारण रहा, ये तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को भी पत्र लिखकर
बताने का साहस नहीं किया, लेकिन वो न्यायाधीश जिसने कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सलाह पर भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, विभिन्न जजों के कहने पर भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, और आज ऐसा क्या कारण रहा कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर हुए। उनके खिलाफ महाभियोग भी लाया गया था, लेकिन राज्यसभा में वो महाभियोग खारिज किया गया और लोकसभा में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने भी एक तरह से मीलॉर्ड को दोषी पाया था और उन्हें इस्तीफ़ा देने की संस्तुति उन्होंने की थी, लेकिन उस समय यशवंत सिन्हा ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो आखिर इसका कारण क्या था, ये तो वही जाने। और बार बार अपने को ये कह के डिफेंड करते रहे कि उनके बंगले के उस जगह से ये रुपए मिले हैं जहां उनका कोई भी पोजीशन नहीं है। एक तरह से वो इस घटना को झुठलाने का प्रयास कर रहे थे। निश्चित तौर पर मैं इस बारे में सही तौर पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास भी इस बात को लेकर कोई सबूत नहीं है कि क्या वास्तव में मीलॉर्ड ही इस रुपयों के मालिक हैं। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि ये रुपए उनके नहीं हैं, तो आखिर जले हुए रुपए किसके थे, इस बात की जांच तो सरकार और सरकारी एजेंसियों को करनी ही चाहिए थी। यहाँ एक सवाल है कि अगर इस घटना से कोई विपक्ष का नेता या कोई आम आदमी जुड़ा होता, तो क्या सरकारी एजेंसियां इसी प्रकार चुपचाप बैठे रहती या उन्हें यह छूट मिलती कि उन्हें जेल से बाहर भी रखा जा सके। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जरा जरा से आरोपों में भी पुलिस किस प्रकार से दौड़ी चली आती है और अपनी ओर से कार्रवाई करती है। वो मुख्य न्यायाधीश जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि CBSE के एक पाठ्यक्रम में न्यायालय के भ्रष्टाचार के विषय में एक पाठ रखा गया। उन मुख्य न्यायाधीश महोदय से में भी मेरा सवाल है कि जब मीलॉर्ड ये कह रहे हैं कि ये पैसे उनके नहीं हैं, भले ही उनके बंगले से उक्त राश जली हुई अवस्था में मिली हो, तो क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता कि वो न्यायालय की प्रतिष्ठा को लेकर इस बात की जांच कराएं और उन तथ्यों को आम जनता के सामने रखें, ताकि न्यायालय और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा बची रहे। ये इस्तीफ़ा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब इस बात की जानकारी शायद कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ये प्रकरण ख़त्म कर दिया जाएगा और अन्य प्रकरणों की तरह इस प्रकरणों पर भी मिट्टी पड़ जाएगी, जबकि होना ये चाहिए था कि आखिर इस बात की जानकारी ज़रूर की जाती कि आखिर वो रुपये किसके थे। क्या ये न्यायालय की प्रतिष्ठा और न्यायाधीश की प्रतिष्ठा पर एक दाग नहीं है? ये प्रश्न आप सभी लोगों से रखता हुआ मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।